हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एनसीईआरटी को आगे रिवाइज करेंगे। मतलब कि ये उसका पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो एक लिस्ट है मेटल्स की, जिसमें कि उन मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मतलब कि सबसे ऊपर जो आपका मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे की ओर क्या है, उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है और इस सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल है वो है आपका पोटेशियम, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी के साथ जब हम इस सीरीज़ में नीचे की ओर आते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो कैल्शियम है और जो जिंक है उसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो यदि आपको ये सीरीज अच्छे से लर्न होगी तो आप इजीली बता पाओगे कि जो कैल्शियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आपका जिंक से। तो इसलिए जो ये सीरीज़ है, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि यदि रिएक्टिविटी सीरीज़ से कोई आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर पाओ। यदि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को ऐसे याद रख पाओ तो अच्छा है। यदि आप इसे ट्रिक के थ्रू याद करना चाहते हो तो आप इसे इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो भी मेटल है इन सब के क्या है, फर्स्ट लेटर लिख लिए हैं। तो अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो जो P हो गया, इससे आपका पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम। तो इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को पूरा लर्न कर सकते हो और फिर आप क्या है, इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो आपको इसे कैसे लर्न करना है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यदि आपको कोई और ट्रिक भी आती है तो आप उसकी मदद से भी इसे याद रख सकते हो, और किसी ने बिना ट्रिक से इसे लर्न करना हो तो वैसे भी कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल सी चीज़ें जान लेते हैं। तो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी, तो हमने उसमें देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम में जो मेटल होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये जो आपके मेटल है ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव होने का मतलब है कि ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो उस वजह से क्या है, ये अक्सर क्या है आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसी के साथ रिएक्टिविटी सीरीज के जो टॉप में मेटल हैं, जैसे कि आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उस वजह से ये जो मेटल है कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। तो अभी हमने बात की उन मेटल्स की जो सबसे टॉप पे हैं और सबसे बॉटम में हैं। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में रह जाते हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। तो ये जो आपके मेटल है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो मेटल है ये हमें अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है गैंग। तो जब भी हम अर्थ की माइनिंग करते हैं और ओर्स निकालते हैं, तो जो ओर्स होते हैं उनके साथ क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी साथ में आती हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसे हम गैंग कहते हैं। और जब भी हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उससे पहले क्या है, ये जो गैंग होते हैं यानी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन्हें हमें रिमूव करना होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। मतलब कि इसमें हम उन मेटल की बात करेंगे जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में हैं। तो ये जो मेटल हैं हम इन्हें इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके जो मेटल ऑक्साइड है उनको हीट करके। मतलब कि हमें सिर्फ इसमें उनको हीट करना है और हम क्या है उस मेटल को उससे अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सिनेवार है वो क्या है, एक ओर है मरकरी का। ठीक है, यदि हमें सिनेवार से मरकरी को अलग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिनेवार है उसे एयर में हीट करेंगे। तो जो सिनेवार होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। और जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे यानी कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसे फर्दर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सिर्फ हीटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मतलब कि अब हम उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात करेंगे जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में है यानी मिडल में है।
तो हमने अभी बात की थी कि ये जो मेटल है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये पे क्या है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये जो मेटल सल्फाइड है या फिर मेटल कार्बोनेट है, सबसे पहले हम इनको क्या करें, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है उससे क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है। तो यदि हमें सल्फाइड ओर को क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में उसे हीट करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है जहां हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। दूसरी ओर यदि हमें जो कार्बोनेट्स ओर हैं उन्हें हमें ऑक्साइड में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में उन्हें हीट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क है। आप देख सकते हो कि जो रोस्टिंग है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। और जो कैल्सिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो यदि हमें उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो जो कि एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उनके जो मेटल सल्फाइड्स हैं या फिर मेटल कार्बोनेट है उन्हें ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कि उन्हें मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड, इस केस में जैसे हमने जिंक सल्फाइड को क्या किया, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जब हमने उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया आपका जिंक ऑक्साइड में। और इस चीज़ को हमने क्या बोला, रोस्टिंग। दूसरे केस में कैल्सिनेशन में क्या होता है, जब हम मेटल कार्बोनेट, जैसे कि इस केस में जब हम जिंक कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, लिमिटेड एयर में क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तब वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं मेटल कार्बोनेट को, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अब ये आपके जो मेटल ऑक्साइड हमें मिलते हैं, जैसे कि इस केस में हमें जिंक ऑक्साइड मिला, अब हम क्या करेंगे, उसको किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, उसकी हेल्प से हम उसको रिड्यूस कराएंगे और हमें क्या है, हमारा मेटल मिल जाएगा। मतलब कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो जिंक ऑक्साइड है उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को लूज किया है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर उसकी रिडक्शन हो रही है। अभी लास्ट रिएक्शन में जब हमने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, जो कार्बन है उसका यूज़ किया था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इस केस में ऐसा होगा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगे, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम हो गया, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करेंगे। क्योंकि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी उनसे कम होगी, उनको क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस कर देंगे उनके कंपाउंड से। मतलब कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थर्मिट रिएक्शन है उसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए और जो मशीन पार्ट्स में जो क्रैक्स आते हैं उनको जोड़ने के लिए। जो थर्मिट रिएक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल टू बार द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब कि इसमें हम उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात करेंगे जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर हैं। तो ये जो मेटल है इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोलिब्डेनम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपके मेटल है वो डिपॉजिट यानी इकट्ठा हो जाएंगे कैथोड पे। तो आपको याद रखना है कि जो आपके मेटल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर हैं, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। तो अभी तक हमने बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में जाना जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ से हमें जो मेटल मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो जो प्रोसेस है इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का और प्योर मेटल को ऑब्टेन करने का, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। इसी के साथ जो इम्प्योर मेटल है उसे रिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बहुत सारे मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, सिल्वर गोल्ड हो गया। इन सभी मेटल को रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कोरोजन। जो कोरोजन है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो सिल्वर है, आपने देखा होगा कि जो सिल्वर के आर्टिकल हैं, सिल्वर की कोई भी चीज़ है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, एयर में जो सल्फर होती है वो उसके साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और उसके ऊपर इसकी एक परत छोड़ देती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। और जो कॉपर है, कोरोजन की वजह से उस पे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, और जो आयरन है उसके ऊपर क्या है, ब्राउन कोटिंग हो जाती है। और आयरन के ऊपर ये जो ब्राउन कोटिंग होती है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की, यानी जो कोरोजन है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, गैल्वनाइजेशन से, क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग से। जो गैल्वनाइजेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आयरन की चीज़ें होती हैं उन पर जिंक की लेयर को अप्लाई करते हैं, मतलब कि जिंक की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एलॉय की। तो जो एलॉय है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल के, या फिर मेटल और नॉन मेटल के। अब हमें पता है कि जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट होता है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, इसका एलॉय बनाते हैं। हम इसमें क्या है, कॉपर और सिल्वर क्या है, मिक्स करते हैं थोड़े से अमाउंट में। तो जो ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम 22 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम एलॉय की बात कर रहे हैं, तो किसी एलॉय में जब एक मेटल क्या है आपका मरकरी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसा होमोजीनस मिक्सचर जिसमें क्या होगा, एक जो आपका मेटल होगा वो कौन होगा, मरकरी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अमलगम बोलते हैं। यदि हम अलॉयज़ के कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो जो ब्रास है वो अलॉय है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर और टीन का, और जो शोल्डर है वो अलॉय है लेड और टीन का। और जो स्टेनलेस स्टील है वो अलॉय है आपका निकल, क्रोमियम और आयरन का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में कार्बन का कितना अमाउंट है। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 0.03% कार्बन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको टेबल दिया है, और इसमें आपको कार्बन के कुछ कंपाउंड दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताया है। जैसे कि आपका जो एसिटिक एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 290 केल्विन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 391 केल्विन। तो इस तरह से आपको कुछ कार्बन कंपाउंड दिए हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन की। तो जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों 6 हैं। अब यदि हम इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करें, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन को यदि स्टेबल होना है, मतलब कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, तो या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, या तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। लेकिन जो कार्बन है ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यदि जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो जो न्यूक्लियस है जहाँ पे कितने हैं, 6 ही प्रोटॉन है, तो उसके लिए क्या होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बन क्या करती है, वो अपने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको शेयर करती है और बॉन्ड बनाती है। और ये जो बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने होते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन के एटम है जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है। यहाँ पर ये जो दोनों ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और इनके बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि हम ऑक्सीजन के केस की बात करें, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। अब हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, यानी CH4 का। अब हमें पता है कि जो कार्बन है वो क्या है, टेट्रावेलेंट है, मतलब कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करती है, 4 हाइड्रोजन के साथ जो क्या है, बॉन्ड फॉर्म करती है, मतलब कि अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर करती है और क्या बनाती है, मीथेन बनाती है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं, इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड
बोलते हैं। इसी के साथ जो मीथेन है यानी जो CH4 है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, और साथ में जो मीथेन है यह बायोगैस और जो CNG है यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसका मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, और ये जो कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है इन्हीं फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। यदि हम डायमंड की बात करें तो जो डायमंड है उसमें जो हर एक कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब कि उसके साथ बॉन्डेड होता है। और ये जो डायमंड है इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी ओर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में जो हर एक कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ सेम प्लेन में बॉन्डेड होता है। और इसमें जो एक कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, मतलब कि उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी के साथ जो ग्रेफाइट है वो अच्छा कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी के साथ जो फुलरीन है ये भी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स की एक क्लास है, जिसमें कि C60 भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का। इसमें क्या होता है, जो कार्बन एटम होते हैं वो किस पे कैसे अरेंज होते हैं, फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो कार्बन है उसके पास क्या है, यूनिक एबिलिटी है कि वो क्या करती है, कार्बन के दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड बनाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जहाँ पे क्या होता है, कार्बन के जो एटम होते हैं उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। और जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसे जो कार्बन के कंपाउंड होंगे इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम एल्केन कहते हैं, और जो एल्केन है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दूसरी ओर जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसी के साथ ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यदि आपको एल्कीन का फॉर्मूला अच्छे से याद है CnH2n, तो आप इजीली एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। एल्केन के लिए आपको +2 ऐड करना है और एल्काइन के लिए आपको -2 करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए कि C2H6 क्या है, मतलब कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो आप जनरल फार्मूले की हेल्प से क्या है इजीली पता लगा लोगे कि जो C2H6 है वो क्या है, एल्केन है। अब ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम हीट्रो एटम कहते हैं। जो हीट्रो एटम है ये ग्रुप्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो जो भी ये हीट्रो एटम होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और क्या करेंगे, कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें कि हीट्रो एटम्स यानी जो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं। जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ये क्या है, आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यदि हम अल्कोहल की बात करें तो जो अल्कोहल है उसका फार्मूला क्या होता है, OH होता है। और जो एल्डिहाइड है उसका फार्मूला क्या होता है, CHO होता है। तो इस तरह से आपको जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप है उनके क्या है, फार्मूला पता होने चाहिए। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको इथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यदि हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह क्या है, क्लोरीन लग जाए, तो ये जो क्लोरीन है इसे हम क्या कहेंगे, हीट्रो एटम कहेंगे। क्योंकि जो हीट्रो एटम है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्या है, आपका हीट्रो एटम है। सिमिलरली अब ये जो हाइड्रोजन है यदि यहाँ पे क्या लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप लग जाता है आपका अल्कोहल का, यानी OH लग जाता है, मतलब कि H को रिप्लेस करता है और यहाँ पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा।
मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे क्या है, कार्बन चेन के साथ वो अटैच हो जाते हैं। अब पहले यहाँ क्या था, हाइड्रोजन था। अब जब क्या है, अल्कोहल ग्रुप आया, मतलब कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आया, तो उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और कार्बन चेन के साथ वो क्या है, अटैच हो गया। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और जब हम इन हाइड्रोकार्बन्स की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है, जब ये लगते हैं तो सफिक्स क्या लगता है। अब जब भी क्या है, कार्बन चेन के साथ क्या है, अल्कोहल ग्रुप लगेगा, मतलब कि जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो लगेगा, तब सफिक्स क्या लगेगा उसके साथ, ओ लगेगा। अब हमारे पास पहले ये क्या थी, इथेन थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ओ एच ग्रुप लग गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे ओ एच ग्रुप लग गया तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो जब क्या होता है, ओ एच ग्रुप लगता है यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो नाम के पीछे सफिक्स क्या लगता है, ओ लगता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। यदि जो अल्कोहल है इसकी जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, तो इसका तब फिक्स क्या लगना था, अल लगना था, तब इसका नाम क्या हो जाना था, इथेनॉल हो जाना था। तो मतलब कि जब भी क्या है, कार्बन चेन के साथ क्या है, अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा, तब वो जो फिक्स होगा वो क्या होगा, ओल होगा। एल्डिहाइड के केस में अल होगा, कीटोन के केस में ओन होगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके केस में ओइक एसिड होगा। अब यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो मतलब कि ये क्या है, एक प्रोपेन है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, COOH यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे जो फिक्स होगा वो क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। जो फिक्स होते हैं वो क्या है, नाम के लास्ट में लगते हैं। अब नेमिंग तो आपको पता ही होगी कि जो हाइड्रोकार्बन्स है उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, तो हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप कर लोगे। क्योंकि नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। तो इसमें हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इससे पहले कि हम कार्बन कंपाउंड्स की ओर बढ़े, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंबस्चन के बारे में। तो जब भी जो कार्बन होती है वो बर्न होती है, तब हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ में हीट और लाइट जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ कार्बन का कंपाउंड है मीथेन, तो जब यह बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और हीट और लाइट जो है वो रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन गेन कर रही है। और ऑक्सीजन गेन करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी के साथ जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होती है तो तब हमें क्लीन फ्लेम मिलती है। दूसरी तरफ यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो तब हमें येलो फ्लेम मिलती है बहुत सारी स्मोक के साथ। अब कई बार आपने देखा होगा कि घर पर जब आप खाना बनाते हैं तो बर्तन क्या है, नीचे से काले हो जाते हैं। तो बर्तन काले इस वजह से होते हैं क्योंकि जो स्टोव पे या फिर जो गैस होती है वहाँ पे जो एयर के होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो गए होते हैं, और जो आपका फ्यूल होता है वो पूरी तरह से नहीं चलता है, मतलब कि वो वेस्ट होता रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो हमने अभी देखा कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उनकी कंबस्चन होती है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। और ये सब्सटेंसेस जो कि दूसरों में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अल्कोहल दिया है और जो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे जो आपका एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, जो अल्कोहल है उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिड में। तो ऐसे जो KMnO4 यानी जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, या फिर हम इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं किसी दूसरे में क्या है, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन मतलब कि इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलती है। और इसमें हम जिन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं वो है आपके पैलेडियम और निकल। तो मतलब कि प्लेडियम और निकल जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हमें एल्केन मिलती है। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। और इसमें यानी कि जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है, इसमें हम जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका निकल।
इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, और जो एनिमल फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। अब ये जो एनिमल फैट्स है ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ऐसे ऑयल जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे तो वो अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन सनलाइट की वजह में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें बहुत जल्दी क्लोरीन ऐड हो जाती है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है जब क्लोरीन ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मीथेन है, तो जब सनलाइट की वजह में क्या होगा, जो क्लोरीन है वो इसमें एकदम से ऐड हो जाएगी, और जो क्लोरीन होगी वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और इसकी जगह ले लेगी। तो ये से जो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक एटम क्या करता है दूसरे एटम के प्लेस को ले लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और यदि हम इसे फर्दर करें तो जो क्लोरीन होगी वो क्या करेगी, एक एक हाइड्रोजन को क्या करती रहेगी, रिप्लेस करती रहेगी और उसकी जगह लेती रहेगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स की। तो हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है आपका इथेनॉल। जो इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और कॉमनली यानी जनरली हम इसे अल्कोहल कहते हैं। और जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसका ये क्या है, एक इंग्रेडिएंट होता है। जो आपका इथेनॉल है इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन में भी करते हैं, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गई, या फिर बहुत सारे टॉनिक होते हैं जिसमें कि हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम की। तो जो आपका इथेनॉल है जब यह सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो तब हमें सोडियम इथोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दूसरी ओर जब हम इथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, जो आपका इथेनॉल है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि इसमें से जो वाटर है H2O है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब कि रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिलता है, एज अ रिजल्ट हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, इथीन मिल रही है। तो जब ये जो इथेनॉल है इसको हीट किया जाएगा 443 केल्विन टेम्परेचर पर विद कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, इसकी डिहाइड्रेशन होगी और हमें क्या मिलेगी, इथीन मिलेगी। यदि हम इथेनॉल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देती है और साथ में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बहुत इफेक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में कमी आती है, मेंटल कन्फ्यूजन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कि ये हमारी सेंस ऑफ थिंकिंग और मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन को बहुत इफेक्ट करती है। दूसरी ओर जो मिथेनॉल है, यदि हम उसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में भी लेते हैं तो इससे क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। इसी के साथ जो मिथेनॉल है ये हमारी ऑप्टिक नर्व को क्या है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिससे कि ब्लाइंडनेस यानी कि हम अंधे हो सकते हैं। इसी के साथ हमें पता है कि जो इथेनॉल है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसके इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो इथेनॉल है उसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पीने के लिए अनफिट करते हैं। उसे पीने के लिए अनफिट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इथेनॉल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो मिथेनॉल है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। मतलब कि वो इतना हार्मफुल होता है कि वो हमारी डेथ कॉज भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल में मिथेनॉल को ऐड करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम इथेनॉल में किस चीज़ को ऐड करते हैं जिससे वो क्या है, पीने के लिए अनफिट हो जाता है। तो उसमें हम किस चीज़ को ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं मिथेनॉल को। फिर क्या होता है, वो पीने के लिए अनफिट हो जाता है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल है उसमें डाई को ऐड करते हैं, क्योंकि जो डाई होती है वो क्या करती है, अल्कोहल को कलर देती है ब्लू कलर का। इससे क्या होता है, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। जो इथेनोइक एसिड है इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और जब हम एसिटिक एसिड के 5 to 8% सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करते हैं तो उसे हम विनेगर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विनेगर है उसमें जो एसिटिक एसिड है वो कितना परसेंट ऐड किया जाता है, तो कितना किया जाता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं और हमें क्या मिलता है, विनेगर मिलता है। जो आपका इथेनोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 होता है। तो जो ठंडे क्लाइमेट वाले एरिया होते हैं वहाँ विंटर्स में ये क्या है, फ्रीजिंग फॉर्म में मिलता है, मतलब कि ये फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड की। इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो तब क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। आपको याद रखना है कि जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तब हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। और जो एस्टर होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए या फिर फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफ्यूम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो परफ्यूम बनाने के लिए एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम एस्टर को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है, जो एस्टर है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और साथ में क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है। और ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहा जाता है, इसे स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सोप्स की प्रिपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस की। तो हमें पता है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलते हैं। तो इस केस में जब आपका इथेनोइक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है इसे हम ट्रीट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। मतलब कि जब इथेनोइक एसिड आपका कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जब भी आपका जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तब हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है ये रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी जो आपका इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तब हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट की। तो जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। दूसरी ओर जो डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम सॉल्ट होते हैं विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। इसी के साथ जो डिटर्जेंट रहते हैं उनका इस्तेमाल शैम्पू बनाने के लिए किया जाता है, और साथ में कपड़े साफ करने के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।